हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ईरान की जंग अब छठे दिन में जो है वो दाखिल हो चुकी है और अब जो है हर तरफ एक ही सवाल है कि ये जंग कितना लंबा चलेगी। क्या ट्रंप ने जो है वो हैप हैजर्डली वो किसी उन्होंने अमेरिका को एक जंग में जो है वो धकेल दिया है और जबकि उनके पास कोई ठोस जो है वो प्लान नहीं था। तो ऐसा ही लग रहा है जो ओवरऑल डिस्कशन आ रही है, बल्कि जो अमेरिकन ऑफिशियल्स ने क्लेम किया है, मैं सुन रही थी मार्को रूबियो ने कहा कि क्योंकि हम समझते थे कि इसराइल जो है वो ईरान पे अटैक ज़रूर करेगा और ईरान जो है वो रिटेलिएट करने के लिए फिर अमेरिकन जो बेसिस हैं रीजन में उन पे अटैक करेगा और अमेरिका को इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। तो इस किस्म की जस्टिफिकेशन जो है वो उनकी तरफ से दी जा रही है। लेकिन ट्रंप जो है वो इस वक्त परेशान है, वो इस वजह से देयर आर टू रीजंस। एक तो ये कि कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी जो है अब उनको नजर नहीं आ रही है और इसका जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है इस पूरी जंग का जो कैलकुलेशन थी उससे कहीं ज़्यादा जो है वो बढ़ चुका है और नज़र आ रहा है। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ईरान इस तरह से रिटेलिएट कर पाएगा या इस तरह से रिएक्ट कर पाएगा। एक जगह उन्होंने इस चीज़ को भी मेंशन किया कि ईरान वो सरप्राइज्ड है कि ईरान ने जो है वो अरब कंट्रीज़ को निशाना बनाया। तो ये जाहिर करता है कि उनको इस चीज़ का कितना धचका लगा है कि ईरान ने इस तरह से रिस्पॉन्ड किया है। तो जाहिर है वो चाहेंगे कि इतना बड़ा जो एक्सपेंडिचर है आखिर वो किस हद तक जो है वो इसको लेके चल सकते हैं। दूसरा रीज़न ट्रंप के परेशान होने का ये भी है कि अमेरिका में अगर किसी किस्म की फौजी जो अमवात है उनका पता चलता है तो इस बात का बहुत ज़्यादा जो है वो वहाँ पर शोर मचता है और इसको छुपाया भी नहीं जा सकता कि उनके कितने फौजी एहलकार जो सोल्जर्स वहाँ पर हैं वो कितने जो है वो हलाक हुए हैं। तो जैसे जैसे ये तादाद सामने आती जाएगी या बढ़ती चली जाएगी तो ट्रंप के ऊपर इसका प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। तो इसलिए ट्रंप इस वक्त परेशान है इस चीज़ को लेकर कि अब एग्जिट स्ट्रैटेजी जो है वो क्या होगी। अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि अब भी जो है वो एक्सप्लोजन्स जारी हैं ईरान पे इजराइल की तरफ से और इजराइल ने कहा है कि उन्होंने नए अटैक्स किए हैं ऑन तेहरान। ईरान के खिलाफ छेड़ी गई यूएस और इजराइल की ये जंग जो है वो हवा, पानी और अब बूट्स ऑन ग्राउंड तक जो है वो पहुंच चुकी है। इस जंग को तकरीबन 6 रोज़ गुजर चुके हैं और इसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं वो 1000 से भी ऊपर जो है ये नंबर जा चुका है। इसमें शॉकिंग चीज़ ये है कि डी एस्केलेशन की के कोई भी असरात जो है वो इस वक्त नज़र नहीं आ रहे हैं, जबकि अमेरिका जो है वो इस प्लान के साथ जाता है कि एक जंग अगर शुरू की है तो उसको जल्द से जल्द जो है वो रैप अप कर लिया जाए। इस वक्त तनकीद भी अमेरिका में ट्रंप के ऊपर यही नज़र आ रही है, बल्कि अब ऐसा लग रहा है कि ये जंग जो है वो उल्टा मज़ीद फैलती चली जा रही है और इसमें डिफरेंट जो रीजनल कंट्रीज़ हैं वो भी इसमें फंसते चले गए हैं। हालात कुछ यूँ हो चुके हैं कि पिछले 24 घंटों की अपडेट्स में ईरान ने टर्की पर भी हमला किया है। अगरचे इन मिसाइल्स को रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन एक नेटो कंट्री के एक अहम रुकन पर हमले ने जो है वो पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। कुर्दिश आर्मी जो है उसकी भी ईरान में दाखिल होने की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिसको इजराइल और अमेरिका जो है वो बैक कर रहा है। ईरान के ड्रोन जो हैं वो अज़रबैजान में भी रिपोर्ट किए गए हैं कि वो एयरपोर्ट और स्कूल्स पर गिरे हैं। ये सब इंडिकेट करता है कि ट्रंप और नेतन्याहू की ये बेबुनियाद जंग जो है वो अब जल्द थमने वाली नहीं है और इसमें मजीद जो है वो इजाफा ही देखा जाएगा। तो कोई एंड जो है वो इसका फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ जो ईरानियन जनरल हैं हैदरी, उन्होंने भी प्लेज किया है, वो भी डिटर्मिन्ड है और वो कहते हैं कि ईरान इस जंग को छोड़ेगा नहीं जब तक कि अपना मकसद जो है वो हासिल ना कर ले और अमेरिका को एक सख्त सजा ना दे दे। तो ईरान भी फुल डिटर्मिन्ड है। जैसा कि मैंने कहा कि ट्रंप को उम्मीद नहीं थी कि ईरान इस कदर जो है वो रिएक्ट कर पाएगा या उसके पास इतनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है लड़ने की, अपने आप को डिफेंड करने की। उन्होंने ये भी कहा, जो ईरानियन जर्नल हैं, कि हमने 8 साल की जंग का तजुर्बा किया है और हम इस जंग को सिर्फ तब ख़त्म करेंगे जब हम अपने मकसद हासिल कर लेंगे और दुश्मन को अपने इस शर्मनाक काम पर पछतावा और मायूसी हो, तब ही हम जो है वो ये जंग ख़त्म करेंगे। तो ईरानियन लीडरशिप जो है वो भी बहुत डिटर्मिन्ड है। दूसरी तरफ ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनेई, उनकी मौत के बाद रजीम अभी भी विजिलेंट और डिफाइंड नजर आ रही है। वो इस जंग को जारी रखने का इरादा दिखा रही है। ट्रंप और नेतन्याहू शायद इस खुशफहमी में थे कि जो इनके सुप्रीम लीडर हैं उनकी वफात के बाद, उनके शहीद होने के बाद जो है वो वहाँ पर एक भूचाल जो है वो नज़र आएगा और वहाँ के लोग जो है अपनी ही जो हुकूमत है, अपने ही जो लीडरान हैं उनके खिलाफ जो है वो निकल पड़ेंगे और इस तरह से रजीम चेंज करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ये तमाम प्लानिंग जो है वो उस तरह से नज़र नहीं आई जिस तरह से जो है वो सोचा गया। तो
शायद उनका ये ख्याल था हेड ऑफ स्टेट को अगर हटा दिया जाए तो खुद ब खुद जो है वो रिजीम गिर जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो इसमें बुरी तरह जो है वो नाकाम हुए हैं, क्योंकि अगर वो तारीख के सफ़े देखें तो उसमें भी जो है वो कुछ इसी तरह की रिवायत नज़र आती है। और इतना आसान नहीं होता कि हेड ऑफ स्टेट को जो है अगर आप गिरा दें तो वहाँ पे रिजीम चेंज जो है वो खुद ब खुद नज़र आ जाए। अक्सर ये होता है कि उल्टा जो लीडर है जिसके खिलाफ जो है वो आप पूरा एक मिशन लेके जो है वो चलते हैं, वो और ज़्यादा जो है वो अपने मुल्क में और ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वियतनाम की मिसाल जो है वो हमारे सामने है। अमेरिका ने साउथ वियतनाम के लीडर जो है उनको कू के ज़रिए कत्ल करवाया, सोचा कि ये कम्युनिस्ट इंसर्जेंसी को ख़त्म कर देगा, लेकिन उसके बाद नतीजा बिल्कुल बरक्स निकला। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि अमेरिका की हिस्टोरिक डिफीट हुई वियतनाम में, और इवेंचुअली अमेरिका को वियतनाम छोड़कर जो है वो जाना पड़ा। यहाँ तक कि कैनेडी का ठीक 20 दिन बाद जो है वो कत्ल भी हो गया, जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो वियतनाम के लीडर का कत्ल करवाया गया था। क्यूबा की ही मिसाल ले लें। क्यूबा में CIA ने कास्ट्रो को मारने की साजिशें की। कई अरसे तक जो है वो ये साजिशें चलती रहीं, यहाँ तक कि जहर वाले सिगार से लेकर एक्सपेंसिव जो एक्सप्लोजिव शेल्स हैं वहाँ तक जो है वो इस्तेमाल किए गए, लेकिन हर बार जो है वो इसमें भी नाकामी हुई। यहाँ भी कास्ट्रो का रजीम और ज़्यादा जो है वो मजबूत होता चला गया और 50 साल तक जो है उसका क़याम रहा और क्यूबा का इनकलाब जो है वो ज़िंदा रहा। तो इस किस्म की कत्ल करने की कोशिशों ने उल्टा उसको और जो है वो हीरो बना दिया। तो अब ईरान में भी आप यही देख सकते हैं कि अमेरिका इजराइल ने जो कोशिशें की हैं, उसके बाद अली खामनाई की शहादत के बाद तो वो हीरो तो बन गए हैं। अब इंटरिम काउंसिल जो है वो भी अभी तक चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई सिस्टम जो है वो गिर चुका है। पिछले साल भी आपको याद होगा जब जून में ये अटैक्स हुए थे तो इनकी टॉप लीडरशिप जो है उनको निशाना बनाया गया था, लेकिन उसके फौरन बाद ही जो दूसरी लीडरशिप थी, जो बैकअप था, वो सामने आ गया और मामला जो है जिस तरह से चल रहे थे उसी तरह से कंटिन्यू रहे। तो अब भी उनका ये सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रांग है, बैकअप उनके पास हमेशा मौजूद रहता है। हाँ, ये सवाल जरूर उठता है कि ये अगर जंग तवील हो जाती है या इस लीडरशिप को भी निशाना बना दिया जाता है तो ये बैकअप कब तक जो है वो चलता रहेगा। इंटरिम काउंसिल जैसा कि मैंने कहा अभी तक चल रहा है। जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट मसूद, चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन और आयतुल्ला अली रजा अरफाई, ये काउंसिल सुप्रीम लीडर की ड्यूटी संभाल रहे हैं जब तक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट जो है वो लीडर चूज ना कर ले। तो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट जो है वो मौजूद हैं, 88 मेंबरान जो हैं वो इनके होते हैं और वो जब तक लीडर ना चूज कर लें तब तक जो है ये मामला इसी तरह चलता रहेगा। यही 3 हजरात जो है वो मामला चलाते रहेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाउएवर जो खामनाई के बेटे मुश्तबा, उनको जो है वो कहा जा रहा है कि शायद सुप्रीम लीडर के लिए चुन लिया गया है, लेकिन उसको खुलकर जो है वो बताया नहीं जा रहा, क्योंकि इजराइल का ये क्लेम है कि जिसको भी चुना जाएगा उसको भी टारगेट कर दिया जाएगा। तो उनकी सेफ्टी के लिए शायद इस चीज़ को अभी सामने नहीं लाया जा रहा और ऑफिशियली जो है वो इसको अनाउंस नहीं किया गया है। इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि कोई भी अगर रिजीम का नया लीडर बनता है तो उसको भी एलिमिनेट करना हमारे लिए बिल्कुल लेजिटिमेट होगा। लेकिन लीडरशिप के इस फुकदान में या लीडरशिप जो इतनी टॉप लीडरशिप जो है जो शहीद हो गए इजराइल और अमेरिका के अटैक्स के बाद ईरान में, उसके बाद जो है वहाँ की आर्मी या वहाँ की फोर्सेस या वहाँ का डिफेंस जो है वो आखिर काम किस तरह कर रहा है। हम सब जानते हैं उनकी जो फोर्स है IRGC, जो कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की एक जो है वो एक फोर्स है, वो मोज़ाइक डिफेंस उसको कहा जाता है, यानी सुसाइड प्रूफ स्ट्रैटेजी के तहत जो है वो काम करता है। अब ये स्ट्रैटेजी क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आजकल एक प्रोफेसर हैं बीजिंग के, उनकी प्रेडिक्शंस को जो है वो बहुत ज़्यादा वो वायरल हुई हुई हैं कि उनकी प्रेडिक्शंस जो है वो सही साबित हुई हैं। 3 बड़ी हैरत अंगेज प्रेडिक्शंस जो है वो उन्होंने दी हैं। प्रोफेसर जैंग इनका जो है वो नाम है, बीजिंग के प्रोफेसर हैं। उन्होंने ट्रंप से मुतालिक 3 प्रेडिक्शंस की थी, जिनमें 2 जो हैं वो एक्चुअली सही साबित हो गई हैं। वो 2 क्या हैं? उन्होंने कहा कि ट्रंप जो है वो दोबारा पावर में आएंगे, तो वो दोबारा पावर में आ गए। तो एक तो ये उनकी प्रेडिक्शन थी। दूसरा ये कि ट्रंप जो है वो ईरान पर अटैक ज़रूर करेंगे, और ट्रंप ने ईरान पर अटैक भी किया। तो ये 2 प्रेडिक्शन जो हैं प्रोफेसर बीजिंग के जो है प्रोफेसर जैंग, उन्होंने जो है वो ये प्रेडिक्शन दी थी। अब थर्ड प्रेडिक्शन जो है वो भी बहुत हैरत अंगेज है। उनका कहना है कि अमेरिका ये जंग हार जाएगा। अब इसको बैक करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर सामने आ रही हैं जिसको सोच के ऐसा लगता है कि शायद प्रोफेसर जियांग जो है उनकी ये प्रेडिक्शन भी सही साबित हो जाए। अब वो ये, क्योंकि वो डिटेल में ये बताते हैं कि उनके मुताबिक ईरान को हराना इसलिए मुश्किल है क्योंकि उनकी जो IRGC जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की जो फोर्स है, उन्होंने एक डिसेंट्रलाइज मोज़ाइक डिफेंस सिस्टम जो है वो अपनाया हुआ है। अब ये मॉडल क्या है? डिसेंट्रलाइज मोज़ाइक डिफेंस।
इस मॉडल के तहत ईरान का जो दिफा है वो किसी एक सेंट्रल कमांड के अंडर जो है या किसी एक सेंट्रल लीडर पर जो है वो मुनहसर नहीं है। तो कोई सेंटर नहीं है इस डिफेंस सिस्टम का। ईरान के 31 प्रोविंसेस में आईआरजीसी के यूनिट्स जो हैं वो मौजूद हैं और ये यूनिट्स जो हैं वो ऑटोनमस यूनिट्स हैं, यानी वो अपने तय जो है वो जो भी काम करना चाहें, जो भी फैसले करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये ऑटोनमस यूनिट्स हैं, इनको कोई भी एक सेंट्रलाइज कमांड जो है वो हेड नहीं कर रहा है और यही उनकी ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि ईरान को जो है वो लंबे अरसे तक लड़ने की जो है वो सलाहियत देती है। अब अगर तेहरान से राब्ता फॉर एग्जाम्पल कट भी जाता है तो ये यूनिट्स अपने इलाके में अपनी मर्जी से खुद मुख्तार तरीके से फैसले कर सकते हैं और हमले जो है वो जारी रख सकते हैं। ये एसिमेट्रिक तरीके कार दुश्मन की बड़ी फौजी ताकत जो है उसको छोटे छोटे लोकलाइज्ड हमलों से थका देता है। और ये चीज़ तो याद रखने की ज़रूरत है कि इस वक्त ईरान जिस तरह से लड़ रहा है तो उसका मकसद अमेरिका या इजराइल को हराना नहीं बल्कि उनको थका देना है, इस हद तक हमले करना और इस हद तक लड़ना कि वो थक जाएं। और दूसरा ये कि ज़ाहिर ईरान अपने सर्वाइवल की जो है वो जंग लड़ा है, लेकिन मकसद ये है कि उसको इतना लंबा जो है उनको इंगेज रखा जाए कि ये जंग उनके लिए महंगी पड़ती जाए। अब हम देख रहे हैं कि डिफरेंट कॉस्ट जो है वो सामने आ रही है कि अमेरिका को ये जंग जो है वो क्यों इतनी महंगी पड़ रही है और किस तरह से महंगी पड़ रही है। ईरान के जो मिसाइल्स हैं वो जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स है वो उनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती, 1 से 3 मिलियन डॉलर तक की जो है ये कॉस्ट होती है। जो और दूसरा उनके पास जो हथियार है वो है ड्रोन्स। ये ड्रोन्स जो है वो ज़ाहिर स्पाइंग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जिस जगह अटैक करना होता है उस जगह इनको गिरा दिया जाता है तो वहाँ जो है वो धमाका होता है। तो ये ड्रोन्स जो हैं ये सिर्फ 20 से 35,000 डॉलर तक का ये जो है ये ड्रोन होता है, तो ये इसकी कॉस्ट है। जबकि इसके बरक्स आप देखें तो जो यूएस, इजराइल या अरब कंट्रीज के जो इंटरसेप्टर्स हैं उनकी कॉस्ट 2 से 15 मिलियन डॉलर तक की जो है वो रेंज करती है पर शॉट जो है वो, ये इतने महंगे हैं। एक ईरानियन मिसाइल को लेट्स से रोकने के लिए अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहें, एक ईरानियन मिसाइल है, समझें 1 से 3 मिलियन डॉलर तक का वो मिसाइल है, उसको रोकने के लिए 2-3 इंटरसेप्टर्स चाहिए होते हैं। तो ये 2-3 इंटरसेप्टर्स अगर यूज़ करेंगे तो 10 से 40 मिलियन डॉलर तक जो है वो इसकी कॉस्ट पड़ जाती है। तो ये इतनी महंगी जंग जो है वो इस वक्त अमेरिका को पड़ रही है। इसीलिए बार बार ये सवाल उठ रहा है कि किस हद तक जो है अमेरिका कंटिन्यू करेगा इस जंग को। और जैसा कि ट्रंप ने कहा, शायद इसीलिए वो बहुत सरप्राइज्ड है कि अरब कंट्रीज पे भी जो है वो ईरान ने हमला किया है। जबकि आई डोंट नो ये सरप्राइज होना बनता है कि नहीं, क्योंकि ईरान ने बार बार बड़े वाज़े तौर पे ये कहा था कि अगर अमेरिका कोई ऐसी हरकत करेगा तो उनके जो एयर बेसिस हैं, उनकी जो बेसिस रीजन में मौजूद हैं, हम उस पर अटैक करेंगे। तो ईरान ने बहुत वाज़े तौर पर जो है ये वाज़े कर दिया था। लेकिन खैर ट्रंप बीइंग ट्रंप वो बहुत सरप्राइज्ड हैं इस चीज़ पर। तो ये जो कॉस्ट का पूरा इम्बैलेंस जो नज़र आ रहा है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और इसी वजह से हाल ही में ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। इस जंग पर शदीद जो है वो मुखालफत हो रही है। यू गवर्न के एक हालिया सर्वे के मुताबिक 48% अमेरिकन जो है वो इस हमले के खिलाफ हैं और जबकि 37 जो हैं वो हिमायत कर रहे हैं। यूएस सेनेट में डेमोक्रेट्स ने ट्रंप के खिलाफ वॉर पावर्स एक्ट को मजीद सख्त करने की बात भी जो है वो शुरू कर दी है। उनका कहना है कि ये जंग बगैर किसी ठोस मंसूबे के शुरू की गई, जो कि हम सब जो है वो इस पर अब बात कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ट्रंप के पास कोई ठोस मंसूबा जो है वो मौजूद नहीं था। अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि टकर कार्लसन जैसे जो कमेंटेटर्स हैं उन्होंने इस चीज़ का दावा किया है कि ये जो सऊदी अरब में या फिर जो दूसरी कतर वगैरह है वहाँ पे जो है वो मोसाद एजेंट को जो है वो पकड़ा गया है जो वहाँ पे बॉम्बिंग्स की जो है वो साजिश कर रहे थे। अब ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं इनको तो समझ नहीं आ रही, ये ना ईरान से जो है वो पंगा लेना चाहते हैं इस वक्त और ईरान का निशाना बनना चाहते हैं, ना ये अमेरिका से जो है वो हटकर कोई बात कर सकते हैं। उनके एलाइज हैं, उनको बेसिस जो है वो दिए हुए उन्होंने, तो उनको जो है वो इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही कि वो जो है वो कहाँ पर खड़े हों। अभी रिसेंटली जो है जो एक सऊदी अरब की रिफाइनरी है उस पर हमला हुआ तो ईरान ने उसकी सख्ती से तरदीद की। उन्होंने तो कहा कि ये इजराइल जो है ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करा रहा है, उसके जरिए ये चाहता है कि अरब मुल्कों को इस जंग में घसीटा जाए और उनके दरमियान जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया जाए ताकि जो इजराइल है वो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रख सके और एक
ایک ڈسٹریکشن جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتا ہے. دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن پہ یہ الزام ہے کہ وہ ایران کے اندر رجیم چینج کے لیے کردش جو فورسز ہیں ان کو مدد فراہم کر رہے ہیں. وہ بلکہ فورسز CIA نے ان گروپس کو ناردرن عراق کے رستے آرمڈ کر کے جو ہے وہ داخل بھی کروا دیا ہے. کچھ ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں. ہاؤیور کوئی ابھی اس چیز کی تصدیق جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے, لیکن وہ کردش آرمی کے ذریعے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک بغاوت جو ہے وہ پیدا کر سکیں. اب مڈل ایسٹرن کنٹریز جو ہیں ان کا المیہ یہ ہے, یہ گلف کنٹریز اس وقت ایسے دلدل میں پھنسی ہیں جہاں یہ نہ ایران پر جو ہے وہ بھروسہ کر سکتی ہیں اور نہ ہی امریکہ کی سیکیورٹی گارنٹیز پر جو ہے وہ ان کو کوئی بھروسہ ہے. UAE, قطر, سعودی عربیہ کی اکانومی جو ٹورزم پہ جو ہے وہ چلتی ہے, منحصر کرتی ہے, اس 6 دن کی جنگ میں شدید جو ہے وہ متاثر ہوئی. آپ جانتے ہیں ساری فلائٹس وغیرہ جو ہے وہ بند ہیں, سارے روٹس بند ہیں. اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ پریکٹیکلی کہا جا رہا ہے کہ اس پہ کوئی خاص ایکٹیویٹی جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے, ایکسیپٹ فار چائنا یا رشیا کو جو ہے وہ کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ اس پہ کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ نہیں دیکھی جا رہی ہے. اب ان ملکوں کو تو ڈر یہ ہے, یہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں, کہ انہوں نے امریکہ کو اپنی سرزمین دی ہوئی ہے استعمال کرنے کے لیے. اگر وہ وہاں سے جو ہے وہ اٹیک ہوتا ہے تو ان کی جو ریفائنریز ہیں, ان کے جو انفراسٹرکچر وغیرہ ہے, اس کو ایران جو ہے وہ مکمل تباہ کر دے گا. لیکن وہ امریکہ سے تعلقات خراب بھی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کی یہ اگریمنٹس ہیں. تو یہ اس وقت شدید ڈپلومیٹک ایک پیرالیسس جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور تمام ممالک, UAE کو ہی آپ دیکھ لیں, جو ہے وہ اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی قسم کی جو ہے وہ انگیجمنٹ نہ کی جائے ایران کے ساتھ. تو یہ اس وقت ان کی سچویشن نظر آ رہی ہے. اور دوسری طرف چائنا اور رشیا کی طرف سے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی مذمت کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ سٹیپ نہیں لیا گیا ہے. اب لیٹس سی اگلا سٹیپ تو یہی ہوگا کہ یہ ریجنل کنٹریز یا چائنا یا رشیا جو ہے وہ اس پر کیا جو ہے وہ رد عمل دکھاتے ہیں اور کیا سٹیپ لیتے ہیں اور کس حد تک جو ہے وہ اس جنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں. یہ جنگ ظاہر ہے جتنا طویل جائے گی اس کے مزید اثرات جو ہے وہ آہستہ آہستہ سامنے آتے رہیں گے. لیکن ابھی تک تو اینالسٹ کا جو بھی سارے ایکسپرٹس ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ابھی فی الحال جو ہے یہ جنگ کسی صورت جو ہے وہ رکتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے. ایران نے تو صاف صاف منع کر دیا ہے کہ ہم کسی قسم کی بات چیت جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں.